नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। हालांकि पड़ोसी देश में मचे गदर में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का बदलाव का चेहरा दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी, पाकिस्तान और चीन का हाथ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ अरसे पहले चीन दौरे पर गई, लेकिन उनका चीन दौरा बुरी तरह फेल हो गया। बांग्लादेश वापस लौटकर हसीना ने चीन के खिलाफ खुलकर बयान दिए। तब से ही आशंका जाहिर हो गई थी कि बांग्लादेश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, और हुआ भी कुछ वैसा ही। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही कट्टरपंथियों की घोर समर्थक खालिदा जिया को राष्ट्रपति ने जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं जल्द ही एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ऐसा ऐलान कर दिया। और यह सरकार सेना और कट्टरपंथियों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट, गदर का चीन पाक कनेक्शन। हसीना की भारत से नजदीकी, दुश्मन को दोस्ती खटकी। आरक्षण विरोध की आड़, कट्टरपंथियों आईएसआई का वार। अंतरिम सरकार की तैयारी, सेना का नियंत्रण भारी। चीन ने चली नापाक चाल, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश बेहाल। भारत में अस्थिरता की मंशा, पड़ोसी देशों पर घुमाकर कब्जा। खालिदा जिया की जेल से रिहाई, चीनी साजिश सामने आई। बांग्लादेश में लोकतंत्र ध्वस्त, अराजकता कट्टरपंथियों की जीत। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से पावर में हैं, और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो, और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो, या एटलीस्ट इंडिया के एंटाई ना हो। बांग्लादेश रिश्ते मजबूत होना हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये बांग्लादेश एक लिंचपिन है। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल हो गया तो हमारी नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगी। म्यांमार पहले से ही अनस्टेबल है, और जो एक हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसके ऊपर मैं कहता हूँ काफी स्लो डाउन हो जाएगा। ये कह सकते हैं, बंद तो नहीं होगी लेकिन काफी हद तक स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरी दो बातें, एक तो लॉन्ग टर्म थ्रेट है टेररिज्म को फिर से बढ़ावा होने का, और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन का। इलीगल इमिग्रेशन शॉर्ट टर्म थ्रेट है, और टेररिज्म और इंसर्जेंसी वहां पर बढ़ाना ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म थ्रेट है। ये इतनी जल्दी पैदा नहीं हो सकता है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले छात्र साड़ियां, पंखे, कुर्सी चुराते हुए नजर आए, बकरियां चुराते नजर आए, मुर्गे चुराते नजर आए। विश्वविद्यालयों के छात्र अपने ही देश की बेशकीमती संपदाओं को आग के हवाले कर रहे हैं। जाहिर है, राष्ट्र में बेहतर बदलाव चाहने वाले युवा
ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकते। ये वो अराजक भीड़ है जिसे चीन और पाकिस्तान में बैठे अपने आका अपने इशारों पर नचा रहे हैं। चीन किसी भी कीमत पर एशिया में अपना प्रभुत्व चाहता है, लिहाजा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ड्रैगन भारत के मित्र राष्ट्रों को एक एक कर टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल एक कठपुतली सरकार अस्तित्व में आएगी और फिर जल्द ही इस्लामिक कट्टरपंथियों की सरकार पड़ोसी देश पर शासन करती नजर आएगी। चीन एक एक करके भारत के पड़ोसी मुल्कों के बीच अराजक स्थिति का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश की ताजा स्थिति को देखते हुए ये साफ साफ कहा जा सकता है कि चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों के बीच भारत के खिलाफ जहर की खेती कर रहा है। जरा समझिए इस पूरे वाकया को। तो भारत सरकार की इस पर पूरी नज़र है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिखाई देता है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत के खिलाफ चीन पहले मालदीव और अब बांग्लादेश को लेकर के एक नए रणनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि ड्रैगन ये चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पर उसकी निर्भरता हो और साथ ही आर्थिक रूप से ये देश चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो सकें। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का दौर बीत गया। भीषण अराजकता के बीच उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस बगावत का चेहरा छात्र है, लेकिन साजिश के तार खालिदा जिया कट्टरपंथियों से होते हुए पाकिस्तान और मास्टरमाइंड चीन तक जाते हैं। बता दें कि बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था। वो देश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहती थी, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। रविवार दोपहर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। इसमें सेना ने तय किया था कि वो सोमवार को होने वाले मार्च को सख्ती से नहीं रोकेंगे। सोमवार सुबह तक स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे ही हजारों छात्र गाजीपुर बॉर्डर से ढाका दाखिल हुए, स्थिति काबू से बाहर हो गई। इसके बाद सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने को कह दिया। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उस जमान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल रहे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित किया है। यूनुस ने कहा है, जब तक हसीना पीएम थी हमारा देश गुलामी में रह रहा था। वो एक तानाशाह की तरह सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी। आज देश के सब लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। यूनुस ने हसीना पर उनके पिता मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में हो रही हिंसा और तोड़फोड़ हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। मुझे उम्मीद है कि यही छात्र और देश की युवा पीढ़ी मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दे दिया है। खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह तोड़फोड़ की गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 6 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा कर लिया। अब तक तख्ता पलट की हिंसा में 300 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। भारत में बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया है। वहीं बांग्लादेश की आर्मी ने देश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। सेना की अगुवाई में 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। हालात को देखते हुए एहतियातन भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ढाका जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपडेट दिया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। वहीं खालिदा जिया की अगुवाई वाली विपक्षी पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएनपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। खालिदा जिया ने लोगों से नई सरकार बनने तक शांत रहने की अपील की है। वहीं शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हुए बांग्लादेशी विमान में मौजूद नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट में मिलिट्री के 7 अधिकारी मौजूद थे। विमान बांग्लादेश लौट गया है। इस बीच अमेरिका ने बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट को लेकर पहली बार रिएक्शन दिया है। अमेरिका ने अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय का स्वागत किया है।
अमेरिका ने कहा है कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के मुताबिक ही होना चाहिए। पूरे बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच शेरपुर जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। हजारों लोगों की भीड़ ने हथियारों और लाठी डंडों से जेल पर हमला कर दिया। वहीं शेख हसीना के बेटे जॉय ने मीडिया से कहा है कि उनकी मां शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने देश को सबसे अच्छी सरकार दी है। अब वो राजनीति को अलविदा कह चुकी है। अब वो अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएंगे। बता दें, जॉय अमेरिका में रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी पहले लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हालिया सत्ता परिवर्तन की बात करें तो इसके पीछे आरक्षण के खिलाफ छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन वजह है। पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। जो भी स्थिति अभी पैदा हुई है तो विपक्ष का ये है कि देश के साथ अगर जरूरत है तो हम सब खड़े रहेंगे। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और खास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बांग्लादेश में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश पीएम शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुकी है। उनके देश छोड़ते ही राष्ट्रपति ने पूर्व पीएम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। हसीना को जहां भारत समर्थक तो खालिदा को चीन समर्थक माना जाता है। शेख हसीना अब ढाका छोड़ चुकी हैं, मगर उन्हें बांग्लादेश की सत्ता से हटाने की पटकथा 1 महीने पहले से लिखी जाने लगी थी। शेख हसीना का चीन दौरे पर जाना और उसे अधूरा छोड़कर लौट आना इस बात का संकेत था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो सकता है। बेशक शेख हसीना हिंसा की वजह से देश छोड़ने को मजबूर हुई, लेकिन इसके पीछे चीन की साजिश मानी जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका को भी ड्रैगन अपने चक्रव्यूह में फंसा चुका है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद आज भी हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में दी। जयशंकर के मुताबिक लगभग 20,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में थे, लेकिन 8,000 नागरिक वापस इंडिया आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 12,000 लोग बांग्लादेश में भारतीय नागरिक मौजूद हैं। भारत की सरकार ढाका प्रशासन के संपर्क में है और पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए है। जहां तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें तो उन्होंने इस्तीफ़ा देकर जयशंकर के मुताबिक शेख हसीना ने भारत सरकार से संपर्क किया और शरण मांगी और उन्होंने बताया कि मुझे तुरंत, चूँकि वहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि हम वहाँ रुक नहीं सकते, इसलिए मुझे भारत आने दिया जाए, फिर वहाँ से वो कहीं और जाएंगी। और जैसे ही उन्होंने ये संपर्क साधा, भारत की सरकार ने उन्हें सेफ पैसेज दिया। त्रिपुरा के अगरतला आई और वहाँ से वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे कल उतरी। 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों के लिए दिए गए 30% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कुछ सप्ताह की शांति के बाद छात्रों ने पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की मांग पर ढाका लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च शुरू किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन उसने मार्च करने वालों को रोका नहीं। पुलिस की मौजूदगी भी कम रही। इस बीच शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा के साथ देश में खुद अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2018 में आरक्षण को खत्म कर दिया। हालांकि 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने आरक्षण को फिर बहाल किया। जून 2024 में इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए 7% आरक्षण लागू किया। इसके बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा।
छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात कर दी गई। जुलाई 2024 में हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इस दौरान करीब 10,000 लोग हिरासत में लिए गए। इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसक होता चला गया और मौजूदा राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया, जिसके चलते पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी, और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा। वहां पे पूरा मामला शुरू हुआ वो आरक्षण के सवाल को लेकर शुरू हुआ। अब वो सवाल कैसे इतना बड़ा बन गया कि इतना एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया कि एक प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ के भागना पड़ा। विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूं ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है। शेख हसीना 10 जुलाई को 4 दिनों के लिए चीन दौरे पर गई थी। तब भी छात्र उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन यह प्रोटेस्ट काफी नॉर्मल था। बीजिंग पहुंचने पर हसीना को चीन ने बड़ा धोखा दिया। वापस बांग्लादेश लौटकर प्रधानमंत्री ने सरेआम ड्रैगन की पोल खोल दी और तब से आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन को बाहरी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही उनके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को जेल से रिहाई मिल गई है। पड़ोसी देश में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच शेख हसीना के भारत के लिए उड़ान भरते साथ ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश दिया कि जेल में बंद पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया जाए। खालिदा जिया को रिहा करने का फैसला राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में उन सभी लोगों की रिहाई को भी मंजूरी दी गई जो कि इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। 78 साल की खालिदा जिया बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी अध्यक्ष है। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 17 साल की सजा सुनाई गई थी। खालिदा जिया अवामी लीग की शेख हसीना की सबसे कट्टर विरोधी मानी जाती है। उन दोनों की राजनीतिक लड़ाई को बांग्लादेश में बेगमों की लड़ाई कहा जाता है। शेख हसीना 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद शेख हसीना और खालिदा जिया एक के बाद एक प्रधानमंत्री बनती रही, जिससे इन दोनों की पार्टियों के बीच की कड़वाहट ने बांग्लादेश की जनता को भी दो भागों में बांट दिया। अवामी लीग ने खुद को एक लोकतांत्रिक और मॉडर्न पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया, तो वहीं खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाली पार्टी बनी। खालिदा जिया और शेख हसीना को राजनीतिक दुश्मनी विरासत में मिली थी। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद खालिदा के पति जहूर रहमान ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी। बाद में जहूर रहमान की भी 1981 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इन दोनों परिवारों के बीच में एक तरह की दुश्मनी पैदा हो गई, जो समय के साथ राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। अपने भारत में बिताए समय, पिता के रिश्तों और मॉडर्न ख्यालातों के कारण शेख हसीना का रुख भारत को लेकर नर्म रहा, तो वहीं उनकी विरोधी खालिदा जिया को चीन समर्थक माना जाता है। वो पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करती रही है। उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार खराब ही होते रहे।
विशेषज्ञ हालिया शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को जिम्मेदार मान रहे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने भी आशंका जताई है कि उनके देश में जारी बवाल के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। पाकिस्तान और चीन का इतिहास रहा है, वो भारत के पड़ोस में मौजूद मित्र राष्ट्रों को अस्थिर करने की साजिश करते रहते हैं। बांग्लादेश के साथ भी चीन और पाकिस्तान ने यही किया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। इससे पहले श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ था, क्योंकि चीन के कर्ज के कारण ही श्रीलंका महंगाई और आर्थिक संकट में आया था। पाकिस्तान ने तालिबान को मदद दी थी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। चीन के ही इशारे पर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। 2021 में अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर कब्जा किया था। 2021 में म्यांमार में सेना ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन लागू कर दिया। 2022 में श्रीलंका में जनता के विद्रोह के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि देश छोड़कर भी भागना पड़ा। भारत के इर्द गिर्द बीते 4 सालों में तख्ता पलट हुए हैं। उन सभी देशों से भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और कोई तो है तो चाहता है कि उन दोनों देशों से भारत के रिश्ते खराब हो जाएं। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत में अस्थिरता फैलाने की मंशा रखते हैं। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की साजिश करते हैं, ताकि वहां अपना दखल बढ़ा सके और भारत को घेर सके। पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद से ही बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और NGO शामिल रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आंदोलन के लिए ISI ने ही उन्हें फंडिंग की हो। चीन भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहता है, लेकिन शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पा रहा था। चीन अब तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बता दें कि वकार उस जमान को जून में ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कमान मिली है और वो 3 साल तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। मतलब 1.5 महीने में ही वकार उस जमान ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की सेना पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना ने छात्रों के आंदोलन पर अगर गोली नहीं चलाई होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे MEA जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। जयशंकर ने ये भी कहा है कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले किए गए, हिंदुओं के मंदिर पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस तरह के हालात पर वो नज़र बनाए हुए हैं और उनकी ढाका प्रशासन, बांग्लादेश की सेना सबसे संपर्क जारी है। पल पल की जानकारी दी जा रही है और ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार फिर अपने कदम उठा सकती है। अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद है, कब तक रहेंगी नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। ISI चीन का इसमें कितना हाथ है, इसको लेकर भी अभी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट हो रही हैं। लेकिन क्या ये पिक्चर का दी एंड है या फिर शेख हसीना की तरफ से? क्योंकि शेख हसीना को न सिर्फ बांग्लादेश में या भारत में बल्कि दुनिया में स्ट्रॉन्ग लेडीज में गिना जाता है।